जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करते हैं आज अपने अगले चैप्टर की, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको किसी भी तरह का फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है। तो इनको क्यों जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था, किस कमिटी के रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, लेट्स सी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इनको जोड़ा गया था आपके 1976 में। हाउएवर इससे पहले अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं एज सच नागरिकों के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टेट के लिए यानी राज्य के लिए आपकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी और मेंशन है भी, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसे हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। तो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाता है और इनिशियली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया जाता है। तो करंटली अगर हम बात करें तो देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर, यानी जो सोवियत यूनियन था, सोवियत संघ था, जो भूतपूर्व जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर था, वहाँ से हमने इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया लिया है। और अगर हम बात करें मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की, तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन, कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर ड्यूटीज़ फॉर द सिटीजन के प्रावधान देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम जापान की बात करें तो जापान में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रावधानों के बारे में बात करें तो उस वक्त जितनी कैपिटलिस्ट कंट्री थी या फिर जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, वहाँ पर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट जापान। लेकिन उस वक्त की जो कम्युनिस्ट जो एक यूनियन था, राइट, एक सोशलिस्ट जो यूनियन था, यूएसएसआर जो था, वहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि चाइना की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज भी चाइना में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। चाइना में होती हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकों की ड्यूटी होती हैं। लेकिन भारत में आपको फंडामेंटल राइट्स भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली देखने को मिलते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको देखने को मिलती हैं, राइट। सो किस कमेटी की सिफारिश पर, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको ऐड किया गया था, ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। इट वाज स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन, जिनकी रिकमेंडेशन के आधार पर 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, राइट। तो ये अगर आप टाइम पीरियड देख रहे हैं 1976 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये वही टाइम पीरियड है जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, इंटरनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में, और ये लगी थी 1977 तक ये चली थी। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट जो है 76 में आती है और इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया जाता है, राइट। सो क्या रिकमेंड किया था इन्होंने? इट रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस चीज पर फोकस था इनका? इनका फोकस था दैट द सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, उनके अपनी कुछ ड्यूटीज भी हैं। यानी नागरिकों को सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रति अवेयर नहीं होना है, बल्कि उन्हें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी समझना है। और इन्हीं की रिकमेंडेशंस को कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त सत्ता में थी, सरकार में थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक नया पार्ट देखने को मिला, दैट वाज पार्ट 4A, राइट। तो अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो वो पार्ट 4 में है, लेकिन जब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी पार्ट 4A में है, ठीक। इसके अलावा एक सिंगल आर्टिकल भी ऐड होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो आर्टिकल है 51A। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या जाता है, कई बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 51A में है। आपको पूरा याद रखना है 51A। कई बार बच्चे जो हैं जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो सिर्फ आर्टिकल 51 कहते हैं, जो कि गलत है। आर्टिकल 51 आपका इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है। आर्टिकल 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है, राइट। तो पहली बार जब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया तो इनिशियली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन, नागरिकों के लिए इनिशियली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक।
स्वर्ण सिंह कमेटी ने हालांकि टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड करी थी। तो ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में देखने को मिला है। क्वेश्चन जो था या स्टेटमेंट आया था, और स्टेटमेंट था कि स्वर्ण सिंह कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, और फ्लो में आप लोग जो है उसे सही कर देते हैं, बल्कि ये गलत स्टेटमेंट है। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 नहीं बल्कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था, ठीक। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 8 नहीं बल्कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। बल्कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ ऐसी भी रिकमेंडेशंस दिए थे जिनको नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया, जिनको नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो कौन कौन से रिकमेंडेशन थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट? पहला रिकमेंडेशन, The Parliament may provide for the imposition of such penalty punishment as may be considered appropriate for any non-compliance। तो स्वर्ण सिंह क्या चाहते थे? स्वर्ण सिंह कमेटी में इनको जस्टिसिएबल बनाने के बारे में बात हुई थी। मतलब कि अगर नागरिक अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको पनिश करना चाहिए, और पनिश करने की पावर किसके पास होनी चाहिए? पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दिया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ठीक। दूसरा क्या रिकमेंडेशन उन्होंने दिया? उनका ये कहना था कि कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है फॉर द पेनल्टी एंड पनिशमेंट टू द सिटीजन, ठीक, अगर कोई भी नागरिक फंडामेंटल ड्यूटी का वॉयलेशन कर रहा है और उसको पनिशमेंट करने के लिए पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, तो वो जो लॉ बनेगा वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होना चाहिए, ठीक। उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। तो स्वर्ण सिंह कमेटी दूसरा ये रिकमेंडेशन देती है। और तीसरा रिकमेंडेशन ये देती है कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड आल्सो बी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। जो टैक्सेस हैं, जो कर हैं, वो सभी नागरिकों को मैंडेटरीली भरने चाहिए। इट शुड बी द फंडामेंटल ड्यूटी। तो अगर आप देखें तो स्वर्ण सिंह कमेटी का जो आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी था दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। पहला तो ये कि वो ये चाहते थे कि पार्लियामेंट के पास ये पावर हो कि वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाए। दूसरा, जो कानून बनेंगे और किसी को अगर पनिशमेंट होती है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लॉ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, राइट। और तीसरा, वो ये चाहते थे कि जो ड्यूटी है, राइट, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, इट शुड ऑल्सो बी अ फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन इन सारी बातों को नहीं माना जाता है। तो किन बातों को माना जाता है? सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज विच एवरी सिटीजन नीड टू फॉलो, नीड टू अबाइड। कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। आपको अपने संविधान को फॉलो करना है, आपको अपने आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना है, अपने इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भारत के जो क्रांतिकारी हैं, महान क्रांतिकारी जो रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं, उन्होंने भारत को जो संस्कार दिए, जो नोबल आइडियाज दिए हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, फॉर एग्जाम्पल BR अम्बेडकर, फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह, राइट। तो इन्होंने जो आइडियल्स हमें दिए हैं, इनका हमें सम्मान करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे या आप ऐसा हर वो काम करेंगे जो देश की सोवरेनिटी को, उस यूनिटी को और इंटीग्रिटी को बचाने में काम आए। उसके बाद अगली फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी आपको देश की सुरक्षा के लिए नेशनल सर्विस में कभी बुलाया जाए तो आपको देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना है। इट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी। To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। Very important, ये तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इन सारी प्रैक्टिसेस को डिनाउंस करने के बारे में, जो कि महिलाओं के विरोध में, महिलाओं के खिलाफ जो भी प्रैक्टिसेस समाज में होती हैं, उनको छोड़ने के बारे में, उन्हें रिनाउंस करने के बारे में कहाँ पे लिखा है? तो ये लिखा है आपके फंडामेंटल ड्यूटी में, आर्टिकल 51A क्लॉज E में। इसके अलावा कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करने के बारे में भी E में ही आपको जिक्र देखने को मिलता है। फिर है आपका टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। अपने देश की संस्कृति को वैल्यू करना है, उसे प्रिजर्व करके रखना है। ये भी आपकी यानी नागरिक की जिम्मेदारी होगी। To protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creature. This is important.
5th ऑफ जून जो है ये आपका एनवायरनमेंट डे के तौर पर सेलिब्रेट भी होता है। तो आपको नेचुरल एनवायरनमेंट को सेव करना है, उसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को, और ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है। उसके अलावा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी अंधविश्वासों से दूर रहना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है। अगर कोई बाबा जी किसी भी तरह की बात करें तो उनको आंख बंद कर कर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। यू शुड रिस्पेक्ट योर डॉक्टर्स, यू शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, राइट। साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में बात करनी है। जैसे कोरोना में हमने देखा था कि बहुत ही अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट आपको देश में देखने को मिला था, जहाँ पे लीडरशिप जो है वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ों को कह सकते हैं कि अनसाइंटिफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में ये कहा गया है कि हमको इस तरह की बातों को नहीं मानना है, इंसानियत को मानना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को मानना है। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी एक्सेप्ट करने से पहले वी शुड आस्क द क्वेश्चन व्हाई, और उसके बाद जब हम सेटिस्फाई हो जाएं तभी हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स। तो नागरिक का ये फर्ज होगा, ये धर्म होगा, ये ड्यूटी होगी कि वो हर फील्ड में जो है आगे निकले, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो, राइट। तो आपको अपने हर फील्ड में आगे बढ़ना है, इन ऑल द स्पेस, सो दैट योर नेशन गेट कॉन्स्टेंटली डेवलप्ड। लगातार हम लोग आगे बढ़ें, लगातार हम लोग डेवलप हों और न्यू लेवल्स ऑफ अचीवमेंट एंड एंडिवर्स को हम लोग अचीव करें, ना सिर्फ पर्सनल लेवल पर बल्कि एज अ सोसाइटी और एज अ कंट्री, एज अ नेशन। फिर है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा। सो दिस वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी और 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का पहला फीचर है सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज व्हाइल अदर आर सिविक ड्यूटी। तो कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि मोरालिटी बेस्ड हैं और कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि सिविक ड्यूटीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रीडम के आइडियल्स को चेरिश करने के बारे में, तो ये क्या है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करने की, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने की, सो इट इज़ योर सिविक ड्यूटी। सो दे मे आस्क योर क्वेश्चन और दे मे पुट अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे विल आस्क दैट ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज आर सिविक ड्यूटीज और ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ड्यूटीज। तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज एंड सम ऑफ देम आर सिविक ड्यूटीज। They refer to such values which have been a part of the Indian tradition, mythology, religion and practice. In other words, they essentially contain just a codification of tasks integral to the Indian way of life. देखो जो भी बातें उसमें लिखी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी में जितनी भी बातें लिखी हम तो वैसे भी फॉलो करते हैं उसको। कुछ बातें हमारी ट्रेडिशन में है, कुछ माइथोलॉजी में है, कुछ रिलीजन में है, कुछ हमारी, तो ये क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर आप देखो सो इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन हाँ, किन्हीं कारणों की वजह से हमारा कल्चर थोड़ा सा करप्ट हुआ है। जैसे देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटरी टू वीमेन रही हैं, अभी भी हैं, उनको हम अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वी विल ट्राई कि हम उनको हटाने की कोशिश करें, हम उन्हें रिमूव करें, ठीक। सो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर वे ऑफ लाइफ, राइट। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स हमने देखे थे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके नागरिकों के लिए थे और कुछ फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के लिए भी थे और रेसिडेंट्स के लिए भी थे, यानी आउटसाइडर्स के लिए भी थे। लेकिन जब हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो दीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली। आपको याद रखना है फंडामेंटल जो ड्यूटी हैं ये केवल नागरिकों की होती हैं, ये सिटीजन्स की ये सिर्फ सिटीजन की होती हैं, ये रेसिडेंट्स के लिए नहीं होती हैं, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब कि अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हैं देन यू कैन नॉट बी ड्रैग्ड टू दी कोर्ट, आपको कोर्ट नहीं खींचा जा सकता, ठीक। तो स्टेटमेंट आपको याद ये रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं, डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं होती हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल नहीं होती हैं, ठीक। आगे बढ़े।
ठीक, देयर इज नॉट लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वॉयलेशन, अगर आप इन्हें वॉयलेट करते भी हो तो भी कोई लीगल सैंक्शंस नहीं है। अभी इसमें ना थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगा, इसमें कंफ्यूजन है, आगे बात करेंगे उसके बारे में, बट आप ये याद रखना कि अगर प्लेन स्टेटमेंट आ जाता है तो प्लेन स्टेटमेंट तो ये है कि दीज आर नॉन जस्टिसेबल, राइट। लेकिन 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 यहाँ पर पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए कानून बना सकता है। इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स किया जा सकता है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। पहला, दीज आर नॉन जस्टिसेबल, ये तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है, दीज आर नॉन जस्टिसेबल बट दीज आर एनफोर्सेबल, एनफोर्स किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पार्लियामेंट विल मेक द लॉ, और जैसे ही पार्लियामेंट कानून बनाएगा उसके आधार पर फिर इनको एनफोर्स किया जाएगा, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है? तो यार देखो, बहुत सिंपल सा क्रिटिसिज्म है। पहला तो ये कि लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इज नॉट एग्जॉस्टिव, केवल 10 ड्यूटी थी इनिशियली, फिर 11th किया गया तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें स्किप कर दिया गया। फॉर एग्जांपल कास्टिंग वोट, भाई वोट देना आपका फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, ये लिखना चाहिए था उसमें। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि फंडामेंटल ड्यूटी में जब आप इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हो तो आपको ये भी लिख लेना चाहिए था कि कास्टिंग वोट शुड बी योर फंडामेंटल ड्यूटी। वैसे भी कौन सा आपको जो है केस हो रहा है आपके ऊपर अगर आप नहीं भी करते, बट स्टिल जब आप उसे पढ़ते हो, समझते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एहसास होता है कि यार मेरे देश के संविधान में लिखा है कि मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है, मुझे पूरी करनी चाहिए। तो इंसान की अंतरात्मा उसको फोर्स करती है कि वो जाके वोट दे, लेकिन आपने नहीं लिखा। पेइंग टैक्सेस आप लिख सकते थे, स्वर्ण सिंह ने बोला था इसको लिखने के लिए, बट आपने नहीं लिखा। फैमिली प्लानिंग, इट शुड बी योर फंडामेंटल ड्यूटी कि 3, 4, 5, 6, 8, 10 बच्चे नहीं करने हैं, ठीक है, 1 बच्चा 2 बच्चा, तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, राइट। लेकिन ये नहीं है। इसके अलावा कुछ क्रिटिसिज्म ये भी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर वेग इन नेचर, एम्बिगियस इन नेचर एंड डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करें तो उसमें लिखा है कि आप साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करेंगे, लेकिन एवरीबडीज डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्परमेंट इज डिफरेंट। कुछ लोग रिलीजन को मानते हैं, राइट, वो फिर भी साइंटिफिक हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार रिलीजन जो है वो मिथ है, माइथोलॉजी है, हमें उसे नहीं मानना चाहिए, वो भी साइंटिफिक हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो सबकी डेफिनेशन अलग है, तो ये क्लियर नहीं है। कंपोजिट कल्चर का मतलब क्या, कल्चर का मतलब क्या, वो क्लियर नहीं है। इस तरह के फ्रेजेस जो है ना वो क्लियर नहीं है। नोबल आइडियाज का मतलब क्या, कि गांधी ने अहिंसा को अगर प्रमोट किया तो क्या हम सब लोग अहिंसा के पुजारी हो जाएं, या फिर भगत सिंह की आइडियोलॉजी को हम फॉलो करें? तो क्लैरिटी नहीं है, वेग है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, ठीक। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिक्स एज अ कोड ऑफ मोरल प्रिसेप्ट्स ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल नेचर। तो कुछ नहीं है, ये मोरल बोल वचन है, बिकॉज लोग अगर नहीं भी करेंगे तो भी आप इसको कोर्ट में तो नहीं जो है चैलेंज कर सकते हो। दीज आर सुपरफ्लुअस, राइट। और क्रिटिक्स का कहना है कि आपने इसको पार्ट 4 में ऐड किया, पार्ट 4 में ऐड करके आपने इसकी इंपॉर्टेंस को कम कर दिया है। आपको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फंडामेंटल राइट के बाद जो है ऐड करना चाहिए था, राइट, लेकिन आपने इसको डीपीएसपी के बाद ऐड किया। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो ये तो हो गया क्रिटिसिज्म। अब देखते हैं फ़ायदे क्या हैं। तो पहला तो इसका बेनिफिट ये है कि इट सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन। भाई आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आप अगर देश के संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं तो जो भी संविधान में लिखा है कहीं ना कहीं वो आपको रिमाइंडर के तौर पर काम करवाएगा। तो भाई वो आपको बताएगा कि आप सही कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, राइट। और जो धूर्त टाइप के लोग हैं उनके लिए वार्निंग सिस्टम रहेगा कि अगर वो कुछ काम गलत कर रहे हैं तो उनको एक एहसास होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये करने के लिए नहीं कहा गया है, राइट। और एक सेंस ऑफ गिल्ट आएगा कि मैं अपने देश के संविधान का वॉलेशन कर रहा हूँ, राइट। इट ऑल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये बहुत बड़ा सोर्स है इंस्पिरेशन के लिए, आपको पता है कि आपने क्या करना है, राइट। जैसे डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी तो नॉन जस्टिसेबल है बट स्टिल इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ आइडियाज़ फॉर द स्टेट कि उसे किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी है। तो इन द सेम मैनर इट इज़, यानी फंडामेंटल ड्यूटी इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन्स कि उन्हें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। तो यार देखो, प्रेम्बल भी ये काम कर रहा है, डीपीएसपी भी ये काम कर रहा है, और अब तो फंडामेंटल ड्यूटी भी ये काम कर रहा है। ये आ सकता है स्टेटमेंट, हाँ। तो प्रेम्बल भी जो है कोर्ट को हेल्प करता है किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए। डीपीएसपी भी सेम काम करता है और फंडामेंटल ड्यूटी भी यही काम करता है। तो कोर्ट ने बोला क्या, इन 1992 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to a fundamental duty, it may consider such law to be reasonable।
उनका कहना है कि अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो कानून किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको रीजनेबल डिक्लेयर कर दे। ठीक है, वो एक ग्राउंड बनाया जा सकता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। पार्लियामेंट कानून बनाकर फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स कर सकती है। ठीक ठीक, ओके तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मेंस में आप लिख सकते हैं। एचआर गोखले जो कि उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे जब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, तो क्या बोला उन्होंने बोला, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पर्टिकुलरली ऑन द ईव ऑफ इमरजेंसी इन जून 1975 अ सेक्शन ऑफ द पीपल शोड नो एंजाइटी टू फुलफिल देयर फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑफ रिस्पेक्टिंग द एस्टैब्लिश्ड लीगल ऑर्डर। यार देखो, बोलने की कोशिश क्या कर रहा है वो। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 75 में इमरजेंसी लगा दी, राइट। अब कुछ लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया, सड़कों पे आए, तोड़फोड़ मचाया, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो उनका ये कहना है कि दीज ऑल पीपल आर गून्स, दीज ऑल पीपल आर रेस्टलेस स्पिरिट्स एंड दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ देयर फंडामेंटल ड्यूटी। वो अपने फंडामेंटल राइट को डिमांड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर फंडामेंटल ड्यूटी एंड दैट इज द रीजन हम लोग जो है मजबूर हो गए हैं फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, और उनके जो एजिटेशन थे, जो विरोधियों के जो एजिटेशन थे, जो खिलाफ थे नेशनल इमरजेंसी के, उनके एजिटेशंस को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे थे। तो दिस वाज हिज आर्ग्यूमेंट। इंदिरा गांधी का क्या आर्ग्यूमेंट था, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उनका कहना, द मोरल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट टू smoother rights but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their right। तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कॉन्शियस है, इन ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का ऑब्जेक्टिव यह है कि नागरिक अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए भी कॉन्शियस रहे। अपोजिशन पार्टी का क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी इसको अपोज करेंगी, इतना ज़्यादा अपोज करेंगी कि बहुत ज़्यादा अपोज करेंगी। ठीक है, लेकिन जब सत्ता चेंज होती है 1977 में, जब जनता पार्टी आती है, तो आपने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाली गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। और जब सरकार आती है 77 में जनता पार्टी की, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसी बहुत सारी बातें थी जिन्होंने चेंज किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की गई बातों को। यानी 42nd कौन लेके आई थी, इंदिरा गांधी, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया था, इसको मोरारजी देसाई की सरकार लेके आई थी, जिसे आप जनता पार्टी के नाम से जानते हो। और उन्होंने क्या किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लिए गए काफ़ी सारे फैसलों को चेंज कर दिया था। लेकिन जनता पार्टी भी फंडामेंटल ड्यूटीज को रिमूव नहीं करती है। तो ये माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी कहीं ना कहीं एक कंसेंसस है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। अदरवाइज जब सब कुछ ही बदल रहे थे तो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी बदल देते। ना सिर्फ बदला, बल्कि 2002 जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट जब थी, तो एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी 2002 में, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ी गई थी, राइट। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। फिर क्या होता है, वर्मा कमेटी बनती है 1999 में, और वर्मा कमेटी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर बनाई गई एक कमेटी है। ये क्वेश्चन अगर बनता है तो आप याद रखिएगा। क्या ऑब्जर्वेशन होता है इनका ये कहना था कि फंडामेंटल ड्यूटीज में जो बातें लिखी गई हैं, ऐसी बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास लॉज हैं। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, हमने देखा था आर्टिकल 51A में क्या था, मतलब 51 कैपिटल ए का सब क्लॉज ए में क्या था कि आप अपने नेशनल सिंबल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। तो सेम बातें तो कानून में भी लिखी हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। दूसरा, द वेरियस क्रिमिनल लॉज इन फोर्स प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर एनकरेजिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। अगर आप दो धर्मों के बीच में, वर्गों के बीच में हिंसा फैलाने का काम करते हैं तो आपके ऊपर आईपीसी के तहत केस हो सकता है, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 भी आपका है। अगर आप रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर किसी के खिलाफ कोई अपराध करते हैं तो आपके ऊपर ये केस हो जाएगा। इंडियन पीनल कोड अगर जो है उसमें भी प्रावधान मिलते हैं अगर आप नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ कोई काम करते हैं। UAPA है 1967 का, अगर आप कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, यानी आप एक सांप्रदायिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं हिंसा को बढ़ाने के लिए, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन। और UAPA न्यूज़ में भी है क्योंकि 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए आपको ये याद रखना है। इसके अलावा RP एक्ट है 1951 में, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर पाया जाता है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल है और वो वोट मांगने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल कर रहा है और वो दो धर्मों के बीच में, दो वर्गों के बीच में हेट्रेड फैला रहा है, राइट।
इसके अलावा हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के भी कानून जो हैं वो देखने को मिलते हैं 1972 का, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा गया है कि आप अपने लेक्स को, अपने रिवर्स को, अपने पहाड़ों को, नदियों को बचाएंगे। तो वो फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कानून आपको देखने को मिलता है। और ऐसा ही एक और कानून है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, राइट। सो आई गेस दिस इज इट ऑन दिस चैप्टर। तो ये हुआ आपका फंडामेंटल ड्यूटी, और इससे ज़्यादा और इससे कम पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार अपनी लक्ष्मीकांत लेके बैठें, दोबारा से पढ़ें, समझें, दोबारा से इस लेक्चर को सुने, ठीक। एंड ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।